प्यारे बच्चों, आज हम लोग N+L रूल एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको हमने बताया था सब सेल की जो उप कोषों की ऊर्जा होती है, उप कोषों की ऊर्जा, इसका निर्धारण करने के लिए N+L रूल लाया गया है। तो उपकोष या जो सबसेल होते हैं, इनकी एनर्जी हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, किस सबसेल की एनर्जी ज्यादा है, किस सबसेल की कम है। जैसा कि आप जानते हो, अगर हम सेल देखें कि दिस इज द न्यूक्लियस, नाभिक है, KLNNO। एक चीज हमें पता है कि यहां पर K से L की ऊर्जा एनर्जी ज्यादा है, L से M की एनर्जी ज्यादा है, M से N की, यानी जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब अगर K में देखें तो केवल 1s होता है, L में 2s 2p, M में 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। N में देखिए, इनके लिए N वैल्यू आप यहां लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहां पर N में N की वैल्यू 4 है, तो यहां पर कैपिटल N सेल के लिए कितने सबसेल होंगे? 4, 4s 4p 4d 4f। इसी तरह से 5s 5p 5d 5f, ये सबसेल हो गई। अब हमें एक चीज ये देखना है, क्या एनर्जी जो होती है सबसेल की अकॉर्डिंग टू सेल नंबर होती है? बच्चों ऐसा नहीं है। वास्तव में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेल नंबर से ज्यादा डिपेंड करता है सबसेल नंबर पर। वो किस सबसेल में है, ये बात से डिसाइड होता है कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। इस बात से कि वो किस सेल में है, हम किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिटरमिन नहीं कर सकते। तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे? जैसे देखिए, 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की है, 2s से ज्यादा 2p की है, अगेन 3s 3p। यहां तक तो एक सिंपल ऑर्डर देखने को मिलता है, लेकिन ये देखा गया कि जो 3d होती है और 4s, 3d इसका लास्ट है, 4s n का पहला है, वास्तव में इनकी एनर्जी ओवरलैप कर जाती है और 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, 4s की एनर्जी कम होती है। तो हम देख रहे हैं कि जो सेल होते हैं इनके सबसेल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं इन टर्म ऑफ एनर्जी। उपकोषों की ऊर्जाएं हर कोष के लिए ओवरलैप कर सकती हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनों की जब ऊर्जा हम डिसाइड करते हैं तो वो सबसेल की ग्राउंड पर करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी सबसेल की ऊर्जा एनर्जी एक दूसरे सबसेल से कम होगी या ज्यादा होगी, इसको हम कैसे डिफाइन करें? इसी के लिए अब जैसे हम कैसे कह सकते हैं 4s की ऊर्जा कम है, 3d की ऊर्जा ज्यादा है। इस चीज को ही डिफाइन करने के लिए N+L रूल लाया गया है। ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो N+L रूल बच्चों बहुत आसान है। कैसे आप पूछ सकते हैं? इसके 2 पार्ट हैं N+L रूल के, और इनको आप सिस्टमेटिकली एक ट्रिक से याद कर लीजिए कि पहले यह है कि N+L वैल्यू अगर मोर है, ग्रेटर है, देन एनर्जी भी मोर होगी। एनर्जी विल बी मोर इफ N+L वैल्यू इज मोर। N+L वैल्यू ज्यादा होगी तो उस सबसेल की एनर्जी ज्यादा होगी। बट इफ यदि N+L आर सेम, 2 सबसेल या 2 से अधिक सबसेल के लिए अगर N+L की वैल्यू सेम हो गई तो उस समय जो एनर्जी होती है दिस डिपेंड्स अपॉन N। उस कंडीशन में अगर N+L सेम आ गया
तो उस समय अगर n इज मोर देन एनर्जी विल बी मोर। एक सिंपल सा रूल है कि जब भी किसी सबसेल की एनर्जी आपको फाइंड आउट करना हो तो आप ये देखिए उसका n+l वैल्यू क्या है। जैसे दो सबसेल को हम कंपेयर कर रहे हैं, किसको, 3s 3d एंड 4s। तो देखिए आप यहां पर 4s की एनर्जी ज्यादा होगी या 3d की, 4s एंड 3d। 4s के लिए अगर n+l वैल्यू हम देखें तो 4 के लिए हो जाएगा 4 + 0। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है। आप जानते हैं, ये फार्मूला भी याद रखिए, 0 1 2 3 s p d f। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, हमेशा यही होता है। तो s के लिए वैल्यू 0, सम इसका क्या हुआ 4। 3d अगर हम लेंगे तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू d के लिए कितना है 2 है, टोटल कितना हुआ 5। अब अगर हम देखें तो n+l इज लेस फॉर 4s। 4s के लिए n+l की वैल्यू कम है, 3d के लिए n+l की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4s की एनर्जी 3d से कम है। अब अगर इसी में हम 4s 3d एंड 4p को भी ले लेते हैं, अब कंपेयर करिए तो आप जानते हैं 4s के लिए 0 है, अभी हमने कैलकुलेट किया, 3d के लिए 5 है, 4p के लिए अगर हम देखें तो 4 + p के लिए l की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 हुआ, टोटल कितना हुआ 5। अब अगर हम देखें तो 3d के लिए भी वैल्यू 5 है, 4p के लिए भी वैल्यू 5 है, यानी ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। n+l वैल्यू इज सेम, ये वैल्यू समान है दोनों के लिए। तब हम क्या देखेंगे कि n+l वैल्यू अगर सेम है तो n किसका ज्यादा है। n अगर हम देखें इसका 4 है और 3d का 3 है, 4p का 4 है, तो हम कह सकते हैं 4p का n ज्यादा है, इसलिए ये होगा कि 4p है ग्रेटर एनर्जी देन 3d। 3d से 4p की एनर्जी ज्यादा होगी। अगर तीनों को हम एक साथ लिखें तो हम लिख सकते हैं कि 4s लेस देन 3d लेस देन 4p। जो ऑर्डर यहां पर हम लिखने जा रहे थे 4s 3d 4p। इस तरह से बच्चों n+l रूल ये डिसाइड करता है कि किस सबसेल की ऊर्जा कम है, किस सबसेल की ऊर्जा ज्यादा है। तो हर सबसेल के लिए आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते जाइए, कंपेयर करके एक इनका ऑर्डर सीक्वेंस बना लीजिए, उसी को आप याद कर लीजिए। अब एक और इसका सेकंड मेथड है, n+l रूल के स्थान पे एक दूसरा मेथड है इस ऑर्डर को निकालने का, उसे भी हम आपको बता देते हैं। उस ऑर्डर को हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चों इसके लिए करना आपको यह है, सबसेल की एनर्जी को n+l से हमें जब डिसाइड करना होगा तो एक तो हम कैलकुलेट करके कर सकते हैं, दूसरा एक ट्रिकी मेथड है, हर बुक में है, उसको आप देखिए हम यहां पर सबसेल लेते हैं और नीचे की तरफ सेल ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हम कुछ भी ले सकते हैं, कितना भी। तो बच्चों देखो, जैसा कि हमने बताया सेल को हम नीचे और सबसेल को लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। यह से बाद की भी सबसेल हमने आप बताया पॉसिबल है, लेकिन उसको हम लेते नहीं क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका कहीं यूज हुआ ही नहीं है। उसी तरह से सेल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। अब आप देखिए 1 में, पहले सेल में कितने सबसेल होते हैं, केवल 1s होता है। 2 में 2 होंगे, 2s 2p। थर्ड सेल में 3s 3p 3d,
4 में 4s 4p 4d 4f, 5 में 5s 5p 5d 5f। लेकिन 5g जो होता है ये भी संभव है, बट इसको हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि इसकी आज तक जरूरत हमें पड़ी ही नहीं है। उसी तरह से 6 में 6s 6p 6d 6f भी हो सकता है, बट इसकी भी जरूरत कॉन्फ़िगरेशन में नहीं पड़ी तो इसको हम नहीं लिखते हैं। 7 में और भी हो सकते हैं, लेकिन 7p तक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज होता है, इसलिए बाकी की सबसेल हम छोड़ देंगे। 8 का अब तक केवल 8s यूज हो पाया है, इसलिए हम 8 का आगे का छोड़ देंगे। तो वो सबसेल जो यूज नहीं हो रही हैं उनको हम इस फिगर में इंक्लूड नहीं करते हैं, जिससे कि हमारा फिगर कॉम्प्लिकेटेड ना हो अनावश्यक रूप से। अब आप देखिए, बुक्स में आपने देखा होगा बहुत सारे बुक्स में, लेकिन शायद आपको ये नहीं क्लियर होगा ये फिगर क्यों बनाया जाता है, इसका ग्राउंड क्या है। तो हमें लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहां पर वास्तव में लेफ्ट टू राइट सबसेल लिखे जाते हैं। यहां पर हम सेल लिखते हैं, हर सेल में जितने सबसेल हैं उनको लिखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि जो सबसेल यूज नहीं हो रही हैं, जिनका अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई यूज नहीं है, उनको हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से एक फिगर बन जाता है। अब इसमें एनर्जी ऑर्डर डिसाइड करना बच्चों बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? आपको स्लैंटिंग लाइन यानी तिरछी रेखाएं खींचनी है, ऐसे जितने भी सबसेल कट हो रहे हैं उनको काटते जाना है। इस तरह से आप एक चीज देखें, 1 1 2 2 3 3 4 4। पहले लाइन में एक सबसेल आ रहा है, दूसरे में भी एक, तीसरे में 2, चौथे में 2, पांचवें में 3, छठवें में 3, सातवें में 4 और 8वें में 4। 8 लाइन इस तरह से हम तिरछी खींचते हैं। इनको हम एक के हेड को दूसरे के टेल से मिला देंगे। इस तरह से हेड टू टेल हम जाएंगे, और जब एक के हेड को पकड़ के हम अंत तक चलते रहेंगे, इसी रूट पे जो सबसेल जिस ऑर्डर में पड़ेगा वही उसकी एनर्जी का ऑर्डर होगा। जैसे हम देख लें, सबसे पहले क्या है 1s, ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले है 1s, फिर देखिए हम चलते हैं 2s, देन 2p, 3s, 3p, 3p के बाद 4s, फिर 3d, 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, 4p, 5s, 5s के बाद आप चलिए 4d, 5p, 4d, 5p, 6s, 6s के बाद हम देखते हैं फिर से 4f, 4f, 5d, 6p, 7s, 7s के बाद 5f, 6d, 7p and 8s. This is the order of energy. सबसेल की एनर्जी इस ऑर्डर में ही होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हो गया। तो बच्चों इस तरह से आप इस एनर्जी ऑर्डर को जरूर याद करें, याद रखें। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4s, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अब हो सकता है ये सीक्वेंस शुरू में आपको याद करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपको ये फिगर याद है तो आप बहुत आसानी से इसको याद कर लेंगे। तो इस सीक्वेंस को जब आप याद कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी लिख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे चलिए कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है इस ऑर्डर के बेस पे। बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इसी ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे और बहुत आसान है। आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। पहला तो एनर्जी ऑफ सबसेल, उपकोषों की ऊर्जा, इसका क्रम आपको याद होना चाहिए, जो कि यहां हमने लिखा हुआ है। अगर ये क्रम आपको याद हो गया, और इसको याद करने का एक दूसरा तरीका है जो आप पीरियाडिक टेबल पढ़ने के बाद याद करेंगे बेटा, आपको बहुत जल्दी ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। बिकॉज आपको अभी पीरियाडिक टेबल हमने नहीं बताया है, तो आप अभी इसको ऐसे ही इसी सीक्वेंस में याद करिए। और आप एक चीज जान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियाडिक टेबल में बहुत बड़ा रिलेशन है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक दूसरे के द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो वो हम पीरियाडिक टेबल वाले लेसन में देखेंगे। फिलहाल अभी आप इस सीक्वेंस को याद करिए। नेक्स्ट है उपकोषों की ऊर्जा। अगर आपको पता है तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, ये आप सब लोग जानते होंगे, हमें ये उम्मीद है। जैसे S में 2 हो सकता है, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। अब अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सपोज कर लीजिए 10 है, आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे आप लिख लेंगे सबसे पहले 1s एंड 2s, 2p, 3s, 3p, ये इस तरह से ऑर्डर है। जहां तक जरूरत पड़ेगी लिखना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और हर सबसेल को उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देते जाइए जब तक कि आपके टोटल इलेक्ट्रॉन खत्म ना हो जाए। और इस तरह से जो अंतिम सबसेल होगा, हो सकता है वो कंप्लीट ना हो पाए। जैसे हम देखें, 1s को हमने 2 दिया, 2s को 2 दिया, 2 2 4 हुए, p को मैक्सिमम हम 6 दे सकते हैं, 6 हमने दिया, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कंप्लीट हो गया। 1s2, 2s2, 2p 6 पर। लेकिन अगर ये 9 का होता तो 1s2, 2s2, 2p 5 होता। तो यहां तक देखिए, पहले हम हर सबसेल को उसके ऑर्डर में लिखते हैं, फिर उसको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देते जाते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन तक, और अंतिम उपकोष में जब हम पहुंचते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन बचे उसको हम डाल देते हैं, और बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब जैसे हमें देखना है 15 का, तो 1s2, 2s2, 2p6 10 हो गया, 3s2 12 हो गया, 3p 3 हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 3 15। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 15। आपसे कोई 20 पूछ लेता है तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 कितने हो गए? 2 2 4 6 10 2 12 6 18। 2 बचे हैं। 3p के बाद हम क्या लेंगे? 4s। 4s में कितने डाल सकते हैं? 2। कंप्लीट हो गया। और इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो गया 20 का। 23 का अगर कोई कह देता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। 4s के बाद क्या है? 3d है। 3d में अब कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10। हमारे पास बच कितने रहे हैं? यहां तक 20 हुआ है, 5 बचेंगे, 3d 5 लिख देंगे। बेटा यस और डी में कभी कभी थोड़ा सा एक्सेप्शन है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। पहले हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। अब अगर आपको मान लीजिए 39 का लिखना है, कैसे लिखेंगे? लिखते जाइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d के बाद देखिए क्या है? 4p है, 4p6 हो सकता है। अभी हम देखेंगे कितना हमारा कंप्लीट हुआ। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 से 36, 36 हो गए। 4p के बाद देखिए क्या है? 5s। हम क्या लिखेंगे? 5s2 एंड 5s के बाद क्या है? 4d। 4d में अब देखिए आपके पास कितना बच रहा है? यहां तक हमारा हुआ था 36, 36, 38, एक इलेक्ट्रॉन केवल बचा है, तो हो जाएगा 4d1। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ही आसान है। आपको इस सीक्वेंस याद होना चाहिए,
एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि किस सबसेल में हम कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का अभ्यास करिए और देखिए कि आप उसको लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यू में आस्क। नाउ अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लेने के बाद ऑर्बिटल में जो होते हैं कक्षकों में, किसी सबसेल के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे होगी। हमने देखा सेलों में इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, फिर सबसेल में इलेक्ट्रॉन है। सबसेल में हमने इलेक्ट्रॉन देखा कि यस में 2, P6, D6 एंड F14 ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। लेकिन अगर इनसे कम इलेक्ट्रॉन है तो सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जाएंगे, अगर उस सीक्वेंस को हम दिखाते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है इसको हम लोग देखेंगे। बच्चों जैसा कि हमने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल हमें अब देखना है। इन ऑर्बिटल आपका सबसे किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से किया जाता है, इसके लिए एक रूल दिया गया है जिसे हुर्ट्ज रूल कहते हैं। हुर्ट्ज रूल वास्तव में यह डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कक्षकों में किया जाए। इस रूल को बच्चों हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जहां तक संभव होगा अनपेयर्ड अयुग्मित यानी सिंगल अकेले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दूसरा है पैरेलल स्पिन, चक्रण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की हमेशा पैरेलल होगी। इस चीज को समझने के लिए हम आप देखते हैं, अगर हम 1s लेते हैं या सबसे ले लेते हैं, इसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होता है। बच्चों देखिए, अगर S में एक इलेक्ट्रॉन है, हमने फिलअप कर दिया, किसी रूल की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड इलेक्ट्रॉन आता है, उसको भी हम फिलअप कर देते हैं, लेकिन यहां पर स्पिन अपोजिट रखी जाएगी, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन सेम नहीं हो सकती। पाउली अपवर्जन प्रिंसिपल इसको बताता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन हैव सेम स्पिन नंबर। तो स्पिन यहां पर सेम अगर नहीं हो सकती तो हम इसको अपोजिट ही लिखेंगे। यहां पर हुन रूल की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से हो गया। लेकिन अगर हमें मान लीजिए P1 है, हमने P1 लिखा, P2 का कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना हुआ तो हम किस तरह से लिख पाएंगे। देखिए, दीज आर द 3 ऑर्बिटल, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, Px, Py, Pz। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे। मान लीजिए किसी ने ऐसे फिलअप कर दिया, किसी ने जब इसको फिलअप किया तो इस तरह से कर दिया, किसी ने इसको इस तरह से फिलअप किया। देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। किसी ने इनको फिलअप जब किया ऐसे कर दिया, किसी ने इनको फिलअप किया तो इस तरह से फिलअप कर दिया। इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इलेक्ट्रॉनों को किया जाए। और भी पॉसिबिलिटी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रख दे, कोई यहां पे रख सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने आपको दिखाया कि P2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। बच्चों अगर इस रूल को आप फॉलो करें, हुर्ट्ज रूल को, हुर्ट्ज रूल क्या है कि एज फार एज पॉसिबल इन अ सबसेल ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, thus with parallel spin, as far as possible, जहां तक संभव होता है, इन ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल, किसी सबसेल के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड सच दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर्ड होने चाहिए और उनकी स्पिन या चक्रण
समानांतर होनी चाहिए। तो इसको हमने बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में दो पार्ट में डिवाइड किया, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड पैरेलल स्पिन। अब आप देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड हो गया, दिस इज रॉन्ग। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इनकी स्पिन एक ही डायरेक्शन में, ये करेक्ट है इन दोनों रूल पे। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्पिन पैरेलल है, दिस इज आल्सो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट स्पिन अपोजिट है, ये रॉन्ग आंसर, दिस इज आल्सो रॉन्ग। यहां पर ये दोनों करेक्ट है। अब आप ये कह सकते हैं सर क्या हम दोनों लिख सकते हैं? यस, यू कैन राइट बोथ आर द कॉन्फ़िगरेशन एंड बोथ आर इक्वली करेक्ट। लेकिन ज्यादातर केसेस में बच्चों हम सीक्वेंस को सही रखने के लिए इस तरह से इसको दिखा लेते हैं जैसे पहला दिया गया है। तो ये सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। लेकिन ऊपर वाला फॉर्म जो है यही जनरली लिखा जाता है, एक को गैप छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकली बोथ आर इक्वली करेक्ट। तो किसी एग्जाम में अगर दिया जाए कि इनमें से कौन सा सही कॉन्फ़िगरेशन है P2 के लिए, तो 1, 2, 3 गलत होगा, लेकिन आपको इसको और इसको दोनों को करेक्ट देना है। अगर आप केवल एक को देंगे तो योर आंसर विल बी रॉन्ग बिकॉज बोथ द कॉन्फ़िगरेशंस आर पॉसिबल। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन संभव हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दीज आर द इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं हुड्स रूल अगर हमें पता चल गया तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। इसी तरह से P3 का हो सकता है, P4 का हो सकता है। हम P4 को देख लेते हैं। P4 अगर है 3 ऑर्बिटल है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन बिना पेयरिंग के पॉसिबल नहीं है। अब हम पेयर करेंगे इसको, और जब हम पेयरिंग करेंगे तो यहां से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन स्पिन अपोजिट होगी क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के हो नहीं सकते। अब इसी तरह से P5 का होगा तो यहां एक इलेक्ट्रॉन आएगा, P6 हो जाएगा, यहां पर हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इस तरह से बच्चों हुड्स रूल ये डिसाइड करता है कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जा सकता है अगर हमें जरूरत पड़ती है। चलिए, तो यहां तक हो गया आपका। अब हम आज देखते हैं कि किसी भी एटम में जब हम ये सारे रूल्स जान लेते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख करके किसी भी इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों कभी कभी पूछा जाता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। वहीं पर इस कॉन्फ़िगरेशन की हमें जरूरत भी पड़ेगी। इसको यहां पे आप देख लीजिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे। जैसे दिया गया है Fe26 आयरन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फाइंड आउट करिए। कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत आसानी से कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 26 का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, यही कॉन्फ़िगरेशन होगा। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 26, 26 हो गया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को बच्चों हमें जब कंप्लीट करना है तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहां पर ये सब कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और कंप्लीटली फिल्ड सबसेल्स जो होते हैं जिनमें मैक्सिमम नंबर होता है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होगा। यानी यहां तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है। कंप्लीटली फिल्ड सबसेल में कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये सब कंप्लीटली फिल्ड है इसलिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां होगा? 3d5 में। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कॉन्फ़िगरेशन हुड्स रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। D6 है, पहले हमने 5 किया, छठा यहां पे पेयर हो गया। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये हो गए 4, 1, 2, 3, 4। यानी आयरन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है।
इसको आप आसानी से बता सकते हैं। इसी तरह से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है, तो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको बताएंगे, और ये हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अब तक जितने रूल्स हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन डिफरेंट प्लेसेस पर कैसे हम करेंगे। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।